ऑपरेटर्स में हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया था और कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया था। आज बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स पाइथन के अंदर हमारे 3 होते हैं। एक होता है हमारा एंड, एक होता है और, एक होता है हमारा नॉट। 3 हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं और ये जो ऑपरेटर्स हैं ये हमारा काम करते हैं बूलियन वैल्यूज पर। ठीक है, वर्क विद बूलियन वैल्यूज। अगर हम इनका रियल लाइफ एप्लीकेशंस में यूसेज देखें तो 2 कंडीशन को कंबाइन अगर आप करना चाहते हैं तो आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 कंडीशन हैं, 10 इज ग्रेटर देन 5। दूसरी कंडीशन है मान लीजिए 1 इज ग्रेटर देन 0। अब ये 2 कंडीशन आप अपना लेके चल रहे हैं, तो इन 2 कंडीशन को जब आप लिखेंगे और आपने कॉमा के साथ इनको लिखा हुआ है तो ये 2 अलग रिजल्ट हमारे जनरेट होंगे। इस कंपैरिजन से अलग रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स, जो भी आना है। इस कंपैरिजन से अपना रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स। 10 इज ग्रेटर देन 5 ट्रू, 1 इज ग्रेटर देन 0 ट्रू। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया 0 इज ग्रेटर देन 1, तो ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू आ गया। मैं चाहता था ये दोनों एक ही रिजल्ट प्रोड्यूस करें। ठीक है, 2 अलग अलग रिजल्ट नहीं आने चाहिए, ये दोनों मिलाकर एक करते। तो जब हम 2 कंडीशंस को मिलाकर एक कंडीशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या यूज होता है, हमारा लॉजिकल ऑपरेटर यूज होता है। एक है लॉजिकल एंड, एक होता है लॉजिकल और। तो इन दोनों के बीच में मैं या तो एंड लगाऊंगा और रिजल्ट आपका सिंगल आउटपुट आएगा, या फिर मैं और लगाऊंगा और रिजल्ट आपका अभी भी एक आउटपुट आएगा। अब वो किस हिसाब से आ रहा है ये हमें सीखना होगा कि कब क्या रिजल्ट हमारा आता है। तो अब इसके लिए हमें क्या पढ़ना होता है, ट्रुथ टेबल पढ़नी होती है। ट्रुथ टेबल फॉर लॉजिकल एंड। अगर दोनों वैल्यू ट्रू हैं तो रिजल्ट भी हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर कोई भी एक वैल्यू फॉल्स हो गई, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड, तो रिजल्ट हमारा फॉल्स आता है। फॉल्स एंड। तो अब इसको याद करने की ट्रिक यही है कि लॉजिकल एंड जब दोनों वैल्यू ट्रू होती हैं तभी ट्रू देगा, नहीं तो हमारा क्या देगा, फॉल्स। ट्रू एंड ट्रू ट्रू, बाकी सारे केसेस में। अब इसी तरह से हमारी ट्रुथ टेबल होती है इसके लिए और के लिए।
और में अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू होती है तो रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा। कोई भी एक वैल्यू ट्रू आने पर रिजल्ट ट्रू। अगर दोनों फॉल्स हैं तभी रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। लॉजिकल नॉट सिंगल वैल्यू पे काम करता है। ये कहता है कि अगर कोई वैल्यू ट्रू है तो मैं उसको फॉल्स कर दूंगा, और अगर कोई वैल्यू फॉल्स है तो मैं उसको ट्रू कर दूंगा। अब उस स्टेटमेंट को देखते हैं दोबारा भी लिखकर, आपने पहले लिखा था। मान लीजिए लिखा मैंने प्रिंट 10 इज ग्रेटर देन 5 एंड 1 0 इज ग्रेटर देन। ये कैसी वैल्यू आएगी रिजल्ट यहाँ पर? ओवरऑल अगर हम समझना चाहते हैं तो पहले इंडिविजुअली समझते हैं। इस वाले का रिजल्ट आएगा ट्रू, इस वाले का रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो एंड कह रहा है कि अगर पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स तो रिजल्ट क्या आता है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारा false। अब अगर मैं यहाँ पर बीच में और लगा देता हूं तो, और अगर एक भी ट्रू है इन दोनों में से तो रिजल्ट ट्रू आता है। ये ट्रू था, ये फॉल्स था, बट फिर भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा। अब रियल लाइफ एप्लीकेशन जहाँ पर ये यूज होते होंगे, थोड़ा आप भी गैस करिए कि वहाँ पर एंड आएगा कि और आएगा। हम जीमेल पर, फेसबुक पर अपना आईडी देते हैं और पासवर्ड देते हैं, तो जब दोनों सही होते होंगे हमारे तभी हम लॉगिन कर पाएंगे, या कोई भी एक सही होगा तब भी लॉगिन कर जाएंगे। तो इंटरनली फेसबुक या जीमेल पाइथन में, जावा में, डॉट नेट में, किसी भी लैंग्वेज में जब उनको बनाया गया होगा तो शायद दो कंडीशन के साथ उन्होंने क्या लगा रखा हो वहां पर, एंड। क्योंकि यूजर नेम से मैच होना चाहिए जो आपने अकाउंट बनाते समय दिया था, और पासवर्ड जो आप अभी दे रहे हैं ये उस पासवर्ड से मैच होना चाहिए जो आपने अकाउंट बनाते समय दिया था। दोनों ही बातें सही होंगी तभी आपको लॉगिन करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। अब रियल लाइफ में ही दूसरी सिचुएशन जहां पर और का यूज होता होगा, जब आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो कई बार आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो वेबसाइट ये कहती है कि अगर आपके पास जीमेल का, फेसबुक का अकाउंट है तो आप उससे भी लॉगिन कर सकते। तो आपको ऑप्शन आता है लॉगिन थ्रू जीमेल, लॉगिन थ्रू फेसबुक। तो सबसे करना जरूरी है या किसी एक से भी कर सकते हैं? इसका मतलब बिहाइंड द सीन वहां पर जो कोड चल रहा होगा वो और वाला चल रहा होगा। किसी एक से भी लॉगिन कर लोगे तो लॉगिन आपका माना जाएगा। तो इस तरह से हम कब लॉजिकल एंड लगाएंगे, कब लॉजिकल और लगाएंगे, ये हमारा एक क्राइटेरिया रहता है कि जब दोनों कंडीशन वैलिड हैं तभी हम आगे जाना चाहते हैं, तो उन दोनों कंडीशन के साथ हमने एंड लगा रखा होगा। और दोनों में से कोई भी एक बात सही है तो भी हम आगे जाना चाहते हैं तो हमने वहां पर और लगाया होगा। अब जो नॉट है ये थोड़ा कम यूज होता है ना। तो नॉट कह रहा है कि अगर कोई भी कंडीशन है, मान लो 10 इज ग्रेटर देन 5, तो वैसे तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके पहले नॉट लगा दूं तो नॉट क्या करेगा, जो भी यहाँ से रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपोजिट कर देगा। तो क्या बना देगा नीचे वाले का रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग इस एप्लीकेशन को यहाँ पर समझ सकते हैं। अब एक और ऑपरेटर की कैटेगरी, बिट वाइज
ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर भी कई सारे होते हैं पाइथन के अंदर, तो एक एक करके इन्हें समझते हैं। लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर को समझने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल और पढ़ना होगा इनके लिए। जैसे पहला, बिटवाइज ऑपरेटर वर्क विद इंटीजर ओनली। ये स्ट्रिंग पे नहीं चलते, ये फ्लोट पे नहीं चलते, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पे ही चलते हैं। आप फ्लोट पे नहीं चला सकते, स्ट्रिंग पे नहीं चला सकते, सिर्फ इंटीजर पे चलेंगे। दूसरा, विद बाइनरी, वर्क विद इंटीजर विद बाइनरी फॉर्म। अब सर ये तो बाद में मैंने लिख दिया, ये थोड़ा सा हमारे लिए नया या अजीब सा हो सकता है। तो हर वो चीज जो नई होगी अजीब तो लगेगी लगेगी। तो अब इसको समझने के लिए पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि किसी भी नंबर को कंप्यूटर में लिखने के टोटल 4 तरीके होते हैं, स्पेशली इंटीजर। तो अगर कोई भी इंटीजर है, इस इंटीजर को अगर आप लिखना चाहते हैं सी में, जावा में, पाइथन में, डॉट नेट में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, आपके पास 4 फॉर्मेट होते हैं इंटीजर को लिखने के। एक जिसको बोलते हैं डेसिमल, एक को बोलते हैं ऑक्टल, एक को बोलते हैं हेक्सा, और एक को बोलते हैं बाइनरी। किसी भी इंटीजर को आप 4 तरह से लिख सकते हैं। जब आप किसी भी इंटीजर को डेसिमल में लिखते हैं, तो डेसिमल में सेंस आता है 10 का। दैट मीन्स आप नंबर को लिखते समय शुरू की 10 डिजिट या उसका कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। लाइक आप लिख सकते हैं 579801। तो इसमें देखो 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 9 भी आ गया, या कोई भी कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, आपका डेसिमल का। लेकिन आप बोलेंगे सर मुझे ऑक्टल लिखना है, तो ऑक्टल में 8 का साइंस आता है, OCT 8 ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब शुरू की 8 डिजिट, 0 से लेके 7 तक। तो ऑक्टल नंबर जब आप लिखते हैं तो आप उसमें 8 डिजिट और 9 डिजिट का यूज नहीं कर सकते, सिर्फ 0 से लेकर 7 तक की डिजिट का कोई भी कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑक्टल। हेक्सा, हेक्सा में 16 करेक्टर अलाउड है, जिसमें 10 डिजिट हो गई, और उसमें शुरू के अल्फाबेट पे अलाउड है, ए से लेके एफ तक। इसमें ABC भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक इंटीजर है, अजीब लगता है ये, लेकिन ये इंटीजर है पाइथन के अंदर। मैं करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। उसके बाद हेक्सा में 16 का साइंस आता है। तो यहाँ पर आता है 10, यहाँ पर आता है 8, यहाँ पर आता है 16। मतलब शुरू के 2 ही नंबर अलाउड हैं, 0 और, जो लिखना है 0 1 में लिखो, जो लिखना है 0 1 में लिखो, बाइनरी। तो अभी मैंने जो एक बात लिखी है वो कुछ कुछ समझ में आनी शुरू हुई होगी। बिटवाइज ऑपरेटर एक तो इंटीजर पे चलते हैं, और इंटीजर के डेसिमल पे नहीं, ऑक्टल पे नहीं, हेक्सा पे नहीं, बाइनरी फॉर्म पे काम करते हैं। तो अगर मुझे बिटवाइज ऑपरेटर समझना होगा तो मुझे किसी भी इंटीजर का बाइनरी क्या होता है वो पहले सीखना पड़ेगा। जब तक वो नहीं सीखेंगे तब तक हम बाइनरी टाइप नहीं बना पाएंगे। अब सर एक बार पहले हमें लिख कर दिखाओ, तो मैं एक अलग प्रोग्राम बनाकर पहले आपको ये करके दिखाता हूं। अच्छा सर ये बताओ, आज तक हम लोग पाइथन में इंटीजर लिख तो रही है, पढ़ते आए हैं, प्रिंट कराते आ रहे हैं,
हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि इंटीजर के 4 फॉर्म होते हैं। तो इनमें से कोई एक फॉर्म ही पढ़ रहे होंगे हम जाने अनजाने में, डेसिमल। जब हम नहीं जानते कि हम इंटीजर को किस फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होती है, डेसिमल। जब आप गणित में कागज में पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग से बाहर चले जाओ, आपने 6th में 7th में 9th में जब भी नंबर लिखे इंटीजर वाले, तो वो जाने अनजाने में कौन से थे, डेसिमल। डेसिमल फॉर्म वो होता है जो आम इंसान पढ़ सकता है, समझ सकता है। दुनिया में बोलचाल की भाषा में इंटीजर डेसिमल वाला ही चलता है। प्रोग्रामिंग के अंदर ऑक्टल, हेक्सा और बाइनरी का कॉन्सेप्ट है। आम इंसानों के लिए ऑक्टल, हेक्सा, बाइनरी समझ में नहीं आता। अब अगर मैंने अपने प्रोग्राम में कोई ए नाम का बनाया वेरिएबल, और मैं आपसे कहूं कि सर इसमें एक इंटीजर रख दो, 89012, सर परफेक्ट एकदम, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो ये डेसिमल है, जिसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना, कोई मेहनत नहीं करनी डेसिमल के लिए। अब सर बी नाम का एक बनाएंगे वेरिएबल, और हम चाहते हैं ऑक्टल में किसी नंबर को स्टोर करा जाए। तो सिंटैक्स में अगर हम 0 O लिखते हैं प्रीफिक्स में, उसके बाद अगर कोई नंबर लिखेंगे इंटीजर में, तो वो ऑक्टल कंसीडर होगा। ओ माने ऑक्टल, 0 O ऑक्टल। मैं लिख दूंगा यहाँ पर 785, एरर आ जाएगी कि ऑक्टल में शुरू की 8 डिजिट अलाउड हैं, 0 से लेकर 7 तक। तो आप 0 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, 5 लिख, बट 8 डिजिट अलाउड नहीं है। अगर आप नहीं मानेंगे तो ये एरर आ जाएगी। अब आप प्रिंट कराएंगे तो ये एरर आ जाएगी। तो ऑक्टल लिखने का सिंटैक्स होता है 0 O, ठीक है। एरर क्लियर है, इनवैलिड डिजिट 8 इन ऑक्टल लिटरल। जो ऑक्टल लिटरल है इसमें ये इनवैलिड है, इनवैलिड डिजिट 8 इन ऑक्टल लिटरल, ठीक है। आपको ये हटानी पड़ेगी। हमने यहाँ पर मान लीजिए इसकी जगह पर 6 कर दें, हाँ 6 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रिंट ये कह रहा है कि देखो मुझसे अगर आप कोई इंटीजर प्रिंट कराओगे और वो ऑक्टल में है, मेरा आउटपुट तो एक यूजर देखता है, आम इंसान भी देखते हैं, तो उनको समझ ही नहीं आएगा 0 O क्या होता है ये। तो प्रिंट ऑटोमेटिकली क्या करता है, जब भी इंटीजर प्रिंट करने को इसे दिया जाता है, तो उसको ये डेसिमल बनाकर ही प्रिंट करता है। तो मैंने बी प्रिंट करने को दिया और लिखा मैंने ऑक्टल में है, लेकिन जब आउटपुट आएगा तो ये ऑक्टल का जो डेसिमल होता होगा वो आउटपुट में आएगा। अब वो मुझे भी नहीं पता क्या होता है, आउटपुट देखते 3637 है। ये जो आपने ऑक्टल लिखा था उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, डेसिमल नंबर है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब तो ये हो गया कि हम अपनी लाइफ में इन्हीं नंबरों की बात करते हैं, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही होते हैं, वही काम हो रहा है। यहाँ तो हम बोलेंगे कुछ, होगा कुछ, क्योंकि हम तो ऑक्टल में बात कर रहे हैं इंटरनली, अब वो डेसिमल में कन्वर्ट होकर यूज होता है। चलो, अब अगर आपसे कहा जाए कि सर मुझे एक बनाना है वेरिएबल जो हेक्सा फॉर्मेट में इंटीजर को स्टोर करेगा, तो 0x, 0x प्रीफिक्स से अगर आप कोई इंटीजर लिखते हैं तो वो हेक्सा फॉर्मेट का नंबर माना जाता है। अब आप उसमें 16 करेक्टर यूज कर सकते हैं, 10 डिजिट और शुरू की 6 अल्फाबेट, चाहे लोअर केस के चाहे अपर के। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, मान लीजिए 23 1 2 3, आप बोलेंगे चेहरा 1 2 3 क्या है, तो ये एक हेक्साडेसिमल इंटीजर है। अब जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, आउटपुट वही है। एज ए प्रोग्रामर कोड में मैं इंटीजर को अगर हेक्साडेसिमल में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। अगर मैं इस पर गुणा करूंगा, भाग करूंगा, कुछ भी करूंगा, तो इस पर नहीं होगी। पहले इसका डेसिमल कन्वर्ट होगा, उस डेसिमल पे गुणा भाग होगी, जो भी होगी हमारे। लिखने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो। अब सर बाइनरी बताओ।
अब अगर मैं आपको ना बताऊं बाइनरी कैसे लिखा जाएगा, सिर्फ आपको सेंस लगाकर गैस करना हो, तो क्या प्रीफिक्स हो सकता है? जीरो, भी, भी माने बाइनरी, है ना? तो दो तीन गैस करोगे तो एक बना ही लेते हैं आप। तो जीरो बी आपका हो गया, 101। पता नहीं मैंने किसका लिख दिया बाइनरी, जो भी होगा जब प्रिंट कराएंगे तो इसका क्या आ जाएगा, हमारा डेसिमल आ जाएगा। 21 का बाइनरी था वो। ठीक है सर, समझ में आ गया कि हमारा इंटीजर चार फॉर्मेट में होता है। डेसिमल के लिए कुछ नहीं, हमने कहा नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नंबर इंटीजर का क्या माना गया, डेसिमल ही माना गया। कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये कह रहे हैं कि मेरे पास ये डेसिमल है, अब इसी डेसिमल का ऑक्टल बना दो, छोटा नंबर ले लेते हैं, इसी का ऑक्टल बना दो, इसी का हेक्सा बना दो, इसी का बाइनरी बना दो, सब इसी का बना दो। कैसे बनाएंगे? अगर किसी भी डेसिमल का आप ऑक्टल बनाना चाहते हैं तो ओसीटी नाम का एक फंक्शन होता है। ओसीटी फंक्शन ऑक्टल बनाकर देगा, किसका? जो आप इसे इंटीजर देंगे। अब आप इसे इंटीजर डेसिमल दें, बाइनरी दें, हेक्सा दें, लेकिन आपको रिटर्न ये जो करेगा ये उसका ऑक्टल ही रिटर्न करेगा। अब ऑक्ट फंक्शन जो ऑक्टल बनाकर हमें वापस करता है वो स्ट्रिंग में वापस करता है। अब अगर मैं इस बी को प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पर वो रूल अप्लाई नहीं होगा कि प्रिंट को जब हम कुछ प्रिंट करने को देते हैं तो वो डेसिमल बनाकर प्रिंट करता है। ये रूल तब था जब हम प्रिंट को कोई भी चीज एज इंटीजर दे रहे हैं। ऑक्ट फंक्शन हमें ऑक्ट बनाकर देता है, लेकिन वो ऑक्ट इंटीजर नहीं होता, वो ऑक्ट एज स्ट्रिंग देगा। अब जब मैं प्रिंट को स्ट्रिंग प्रिंट करने को दूंगा तो उसमें प्रिंट कुछ नहीं करता है, एज इट इज प्रिंट कर देता है। 0O131 इसका हमारा यह होगा। अब अगर मैं इसी का हेक्स बनाना चाहूं तो हेक्स नाम का फंक्शन है, और इसी तरह से बिन माने बाइनरी, बाइनरी नाम का फंक्शन। तो इस तरह से हम किसी एग्जिस्टिंग को भी एक दूसरे फॉर्मेट में लेकर आ सकते। अब इतना जानने के बाद शायद एक क्वेश्चन का आंसर जिसको आप शायद ना जानते हो आंसर को, लेकिन कुछ हिंट तो मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पर मान लीजिए डेट प्रिंट करनी है 12, लिख दी। मुझे प्रिंट करना है 25, लिख दिया। एक और प्रिंट करनी है 6, लेकिन मुझसे कहा गया डेट ना 2 डिजिट में ही प्रिंट करो। कागज पे लिखने को कोई कह देगा तो मैं इसके पहले क्या लगा दूंगा, 0। पाइथन में कोई मुझसे कह दे कि डिजिट है सिंगल लेकिन आउटपुट में डबल डिजिट आनी चाहिए, पहले 0 लगा दो, तो ये चलेगा नहीं, एरर आ जाएगी। कह रहा है जो 0 है शुरुआत में वो पाइथन में नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि 0 के साथ कुछ कॉम्बिनेशन अलाउड है। 0 के साथ बी लगा दो तो समझ में आएगा इंटरप्रेटर को बाइनरी की बात चल रही है। 0 के साथ एक्स लगाओगे तो इंटरप्रेटर समझेगा हेक्सा की बात चल रही है। 0 के साथ ओ लगा दोगे तो ऑक्टी की बात चल रही है। आपने 0 के साथ कोई कॉम्बिनेशन यूज करा ही नहीं, इंटरप्रेटर कहता है एरर, है ना? अगर आपको डबल डिजिट में दिखाना है, अभी हमें नहीं आता है, हमें इसको आगे जाकर किसी और टॉपिक से सीखना पड़ेगा, तब आप सिंगल डिजिट को डबल डिजिट में दिखा सकते हैं शुरू में 0 लगाकर। एज इट इज आप 0 लगाएंगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि पाइथन में 0 से जब कुछ शुरू होता है नंबर तो
वो एक प्रीफिक्स के साथ जरूर आता है, 0B, 0X, 0O। इसके अलावा अगर जीरो से कोई चीज शुरू हो रही है, कोई नंबर शुरू हो रहा है जीरो से, तो एरर है। तो कोई भी नंबर पाइथन में बंद शुरू होता है, जीरो से शुरू कभी नहीं होता। ठीक है, चलो अब वापस आते हैं बिट वाइज ऑपरेटर पर। ये समझ में आ गया कि भाई ये सिर्फ बाइनरी पे काम करेगा। अब बिट वाइज ऑपरेटर को समझने के लिए मैं सिर्फ दो ही फॉर्म यूज करूंगा, एक वो जो हमारी समझ में आ जाए, और एक वो जो बिटवाइज ऑपरेटर को समझ में आए, बाइनरी। अब मेरे पास कुछ नंबर हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे कहाँ तक लिखोगे सर, बहुत है। अब मुझसे पूछा गया बताओ सबका बाइनरी क्या है, कैसे बताओगे सबका बाइनरी? तो देखो, एक तो बाइनरी निकालने का आपने कभी कॉलेज में आपने सीखा होगा, दो से भाग करते हैं और फिर बाइनरी निकल कर आता है हमारा। दूसरा तरीका है, आप देखो ये पाइथन का स्कोप नहीं है कि आप बाइनरी बनाना सीखें। पाइथन कहती है अगर आपको आता है तो लिख दो, उसी से काम हो जाएगा। आप कैलकुलेटर यूज करो, कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेटर होता है, तो कैलसी टाइप करना, कैलकुलेटर वाली एप्लीकेशन आ जाएगी कंप्यूटर में आपके, और यहाँ पर जाना, जो तीन बार आते हैं हॉरिजॉन्टल वाले, नेविगेशन बार कहलाते हैं, इस पे क्लिक करके या तो साइंटिफिक या प्रोग्रामर, इनमें से कोई एक आएगा। प्रोग्रामर में जाओ, और जैसे ही आप प्रोग्रामर में जाओगे वैसे ही आपको क्या मिल जाते हैं, आपकी जान पहचान के चारों मिल जाते हैं, हेक्सा, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी। अब अगर आपने कोई नंबर लिखा, मैं लिखा 8, 8 के करस्पॉन्डिंग हेक्सा भी 8 होता है, डेसिमल भी 8 होता है, ऑक्टल 10 होता है, बाइनरी 1000। मैं लिखा 89, 89 का ये बाइनरी है, ये ऑक्टल है, ये डेसिमल है, ये हेक्सा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं किसी भी डेसिमल का बाइनरी निकालने के लिए। एक ट्रिक, शुरू के कुछ नंबर के लिए, डेसिमल जीरो का बाइनरी होगा 00। बाइनरी जब लिखोगे तो बाइनरी आप 2 बिट में लिखोगे, तो 1 बिट 0 हो गई, 1 बिट 1 हो गई। अगला क्या आएगा? अब आप ऐसा सोचो, असेंडिंग ऑर्डर में बाइनरी को आगे लिखोगे, लेकिन बिट वही यूज कर सकते हो, 0 और 1। बताओ फिर अगला क्या आएगा, 2 का क्या निकल कर आएगा? 0 1 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा बताओ? 10। फिर उसके बाद 11। अब अब सर 2 बिट तो पूरी हो गई, जितना लिख सकते थे लिख लिया। अब 3 बिट लगा दो, 3 बिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 100, फिर 101, फिर 110, ये भी तो आएगा ये। उसके बाद 111। तो ये कोई ऑफिशियल तरीका नहीं है, ये बस एक ट्रिक है याद रखने की, कि अगर हम बाइनरी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर से शुरू करते हुए डिसेंडिंग तक ले जाएं, तो हमें उसी ऑर्डर के डेसिमल का बाइनरी मिलना शुरू हो जाए, है ना। बाकी तो एक अलग तरीका है मैथमेटिकल, जो आप अपने लेवल पर सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बाइनरी मुझे मिल गया। अब बिट वाइज ऑपरेटर कौन कौन से हैं उनको समझते हैं। एक है हमारा बिट वाइज एंड। जो बिट वाइज एंड ऑपरेटर है, ये कहता है कि मेरी ट्रुथ टेबल होती है, और ये लगभग उसी के जैसी है जैसी लॉजिकल एंड की होती थी। लॉजिकल एंड में क्या होता था, दोनों कंडीशन ट्रू आने पर रिजल्ट ट्रू आता था। बिटवाइज एंड कहता है कि जब दोनों बिट 1 होती हैं तो मेरा रिजल्ट बिट भी 1 आता है। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर 0 को फॉल्स मानते हैं, 1 को ट्रू मानते हैं, और बिटवाइज एंड को हम दिखाते हैं M% सिंबल से।
एक बार n% सिंबल को बिटवाइज एंड से यूज करते हैं। तो अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाऊंगा तो इफ दोनों बिट्स हमारी 1 है, रिजल्ट बिट हमारी 1 आएगी। जैसे मैं लिखा यहाँ पर 1 एंड 1, तो रिजल्ट बिट क्या आएगी हमारी 1। इसके अलावा आप 1 एंड 0, 0 एंड 1, 0 एंड 0, हर केस में क्या आएगा ये। तो जैसे लॉजिकल एंड था बिल्कुल उसी तरह से है, बस ये मान लो 1 का मतलब ट्रू होता है और 0 का मतलब फॉल्स होता है। तो कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं, लगभग वही है। रिजल्ट ट्रू फॉल्स में ना आकर 1 0 में ही आएगा बिटवाइज से, है ना। अब बिटवाइज एंड की ट्रुथ टेबल समझ में आ गई। अब बिटवाइज एंड काम कैसे करता है वो समझ। मैं लिखा यहाँ पर स्टेटमेंट कैसे कॉपी करा, इसे सेलेक्ट करा, कंट्रोल की, और जहां पे पेस्ट करना है कर्सर वहां पे क्लिक करा, कंट्रोल की। एक साथ सारे करने हैं, सबको एक साथ सेलेक्ट करा माउस से, कंट्रोल सी, और जहाँ पेस्ट करना है कर्सर वहां पे क्लिक करो, कंट्रोल सी। कंट्रोल जेड करेंगे वापस हो जाएगा। तो प्रिंट कर दिया मैंने 4 बिटवाइज एंड 5। अब बताओ अब कैसे इसका रिजल्ट आएगा हमारा। तो आप क्या करेंगे, पहले 4 का बाइनरी लिखेंगे। तो 4 का बाइनरी क्या है 1 0। 5 लिखेंगे, 5 का बाइनरी है 1 0 1। अब बिटवाइज एंड लेंगे 1 एंड 1, क्या रिजल्ट आएगा 1। 0 एंड 0, 0 एंड 1। अब 4 और 5 का बिट वाइज उनकी एक एक बिट पर होता है। तो ये बाइनरी है और इस बाइनरी में ये बिट है, इंडिविजुअल जो है इसको बिट कहते हैं। 0 बिट ये रही और दूसरी बिट भी 0 है, इसे बोलते हैं बिट, बिट, ठीक है। अब 4 5 का बिटवाइज एंड 1 0 0 आया। अब ये बताओ 1 0 0 का डेसिमल क्या होता है। हमारा जो आउटपुट आएगा, इसलिए इस ऑपरेशन क्या आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपसे कहा जाए कि सर मेरे पास 5 एंड 6 है, तो जरा बताओ क्या आएगा आउटपुट इसका। 5 एंड 6 का 1 0 0, इसका ही 4 आ जाएगा। मैं कहा लग तो ऐसे ही रहा है। चलो, तो हमें बिट वाइज एंड समझ में आ गया। ठीक, अगला है बिट वाइज और। बिट वाइज और का सिंबल होता है पाइप, इसे कहते हैं पाइप, PIPE, पाइप सिंबल। और ये कैसे बनेगा कीबोर्ड में, जो बैक स्लैश वाली की होती है ना, बैक स्लैश एन के लिए हम यूज करते हैं, उस बैक स्लैश वाली की को शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये पाइप सिंबल आपका बन जाता है। बिट वाइज और की ट्रुथ टेबल ये कहती है कोई भी एक बिट 1 हो गई तो रिजल्ट बिट क्या आएगी 1। मतलब कोई भी एक ट्रू तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू का मतलब यहाँ 1 होगा। कोई भी एक बिट 1 तो रिजल्ट बिट 1।
ठीक है। अब अगर मैं फिर से आपसे पूछूं, इन दोनों का रिजल्ट बताओ, और के साथ बिटवाइज, और के साथ। देखो यहीं से देख लो ना, 4 5, यहीं कर लो, ये 4 है, ये 5 है, तो क्या आएगा? 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 किसका आया? 5, इसका 5 आना चाहिए। 5 और 6, ये आ गया 1, ये आ गया 1, और ये भी क्या आ गया? 1। ट्रिपल 1 किसका है? 7, तो इसका 7 आना चाहिए। ठीक है, तो बेटे वाइज जो हमारा और है, ये भी समझ में आया। अब सर यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 40 लिख दूं और यहाँ 50 लिख दूं, तो मैं तो करूंगा ही नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व, जबकि मुझे आता है फिर भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि पहले 40 का बाइनरी कौन लिखेगा इतना लंबा? क्योंकि अगर मैं ट्रिक भी यूज करूंगा तो कहाँ तक लिखूंगा, और गलती हो गई तो, कंसंट्रेशन नहीं हो पाया, कुछ इधर उधर हो गया तो खत्म। एक बिट भी इधर उधर हो गई, 1 इधर हो गया, 0 उधर हो गया, तो आंसर गलत आएगा आपका। तो अगर इतने बड़े नंबर का बिट वाइज ऑपरेशन करना होगा, तो भाई कैलकुलेटर का सहारा लेना है। मोबाइल के कैलकुलेटर में भी आता है, कंप्यूटर के कैलकुलेटर में भी आता है, हर जगह आता है। तो आप कैलकुलेटर से पहले बिट निकालें, उसके बाद अपना ऑपरेशन कर सकते। इवन आजकल के तो एडवांस कैलकुलेटर आ गए, इसमें सीधे बिट वाइज ऑपरेशन होता है। ऐसा नहीं है कि पहले बिट निकाल लो फिर अपना करो, आप कैलकुलेटर से सीधा इसको कर भी सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है। आप रिटन एग्जाम दे रहे हैं, रिटन एग्जाम में 20 क्वेश्चन करने को दिए 1 घंटे में, पहले ही क्वेश्चन डाल दिया यही, आप उलझ गए उसी में। आगे के 19 क्वेश्चन आसान रख दिए उसने। अब आप बड़े नंबर का बिट वाइज करने में ही 15 मिनट लगा दोगे, और उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है कि आप सही कर भी रहे होगे। जरा सी गलती हो गई, सब आंसर गलत आ जाएगा। तो रिटन एग्जाम में ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं शॉर्ट लिस्टिंग कराने के लिए। रियल लाइफ एप्लीकेशन में इनका यूज कहाँ होता है? रियल लाइफ एप्लीकेशन में इनका यूज होता है सर्किट डिजाइनिंग में। कभी आपने फिजिक्स में सर्किट बनाए होंगे, परिपथ बनाए होंगे। सिग्नल यहाँ से चला, यहाँ पर आया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिल गया उसके लिए, फिर आगे बढ़ा, फिर यहाँ पर कुछ मिल गया उसे, फिर आगे बढ़ा, ये आपका एक सर्किट बन गया। अब यहाँ पे सिग्नल पास हो रहा है, सिग्नल जाएगा तो उसकी फॉर्म या तो 0 होगी या 1 होगी, और तो कुछ होगी नहीं हमारी। सिग्नल भी, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाएं तो सिग्नल ही तो चलते हैं, सिग्नल या तो 0 होता है या 1 होता है। अब यहाँ पर हम गेट नहीं लगा सकते, एंड गेट, नॉर गेट, और गेट। तो ये जो गेट होते हैं एंड गेट, ये एंड बिटवाइज एंड ही तो होता है। जो आप कभी गेट पढ़ते थे ना, गेट फिजिक्स में कभी पढ़े होंगे आपने, गेट, एंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, 4 तरह के गेट होते थे। तो वो गेट अपने अंदर क्या करते हैं? यही बिटवाइज ऑपरेशन करते हैं। तो जब सिग्नल इसके अंदर से पास होकर जाता है तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, डिपेंड करेगा कौन सा गेट लगा रखा है आपने, अब सिग्नल ऑन होगा कि ऑफ होगा। तो कुल मिलाकर डेटा एनालिटिक्स, फुल स्टैक डेवलपमेंट, डेटा साइंस, एआई में इन बातों का कोई मतलब नहीं। ये बहुत स्पेसिफिक टॉपिक हो गया, और ये ज्यादातर यूज होता है आईओटी प्रोग्रामिंग या एम्बेडेड प्रोग्रामिंग। जब आप एम्बेडेड या आईओटी के लिए कोई कोडिंग करेंगे तो शायद आपको बिटवाइज की जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज आज हम ऐसे पढ़ रहे हैं, और पूरी पाइथन की लाइफ में शायद दोबारा ही से हम कभी देखेंगे। किसी एग्जाम में मिल जाए तो अलग बात है, खुद के किसी प्रोजेक्ट में, खुद के किसी प्रोग्राम में रेयरली इनका यूज हम लोग देख रहे हो। बट सिलेबस का पार्ट है तो हमें नॉलेज जरूर होनी चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपको उलझाने के लिए।
ताकि हम ये चेक कर पाए कि आप आता हुआ छोड़ सकते हैं कि नहीं। तो बिट वाइज में जब भी रिटन एग्जाम में कुछ आता है तो हम उस क्वेश्चन को जनरली उस समय स्किप कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसमें बहुत टाइम लगना है। बेटर है पहले आगे का करो, जब सारे हो जाएं, टाइम बचे तो उस पर आके अपना टाइम लगा। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो कोई बात नहीं, छोड़ दो। ये उसके चक्कर में आता हुआ आगे के कई सारे क्वेश्चन आपके रह जाएंगे। बराबर। अब तीसरा आता है हमारा, बिटवाइज में दो हो गए। एक है बिटवाइज एक्सऑर। एक्सऑर का प्रोनाउंसिएशन होता है एक्सक्लूसिव और। एक्सऑर को एक्सक्लूसिव और प्रोनाउंस किया जाता है, और इसका सिंबल होता है कैप। कैप या हैट, जैसे हैट लग गई ऊपर या कैप लग गई। ये कहाँ से आया? 6 नंबर की को शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये सिंबल आपका आ जाता है, एक्सक्लूसिव एक्सऑर। ठीक है। कुछ अगर हम देखें तो जैसा भी एक ने बताया कि आगे चलकर डेटा एनालिटिक्स में एक टॉपिक आएगा नंपाई और पांडास। मतलब आपको शायद अजीब लग रहा होगा जो वर्ड में बोल रहा हूँ। तो एनालिटिक्स में ये दो वर्ड आते हैं, नंपाई और पांडास। तो वहां पर भी इनको शायद आप देखेंगे अगर आप पढ़ेंगे। ठीक है। तो इन्होंने सही बताया कि नंपाई पांडास में भी आपको ये सब देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्पेशली बिटवाइज एंड बिटवाइज। चलिए तो बात करते हैं बिटवाइज एक्सऑर। तो बिटवाइज एक्सऑर को कैप सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी ट्रुथ टेबल ये कहती है कि जब दोनों बिट अपोजिट होंगी तब रिजल्ट ट्रू आएगा। दोनों बिट अपोजिट होंगी। तो एक बार करके देखते हैं। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, दोनों बिट अपोजिट होंगी। अपोजिट कहाँ पर है? यहाँ पर बनाएगा, बाकी सब जगह क्या आएगा हमारा? ठीक है। तो जब दोनों बिट हमारी अपोजिट होती हैं तब रिजल्ट बिट बना आती है। अगर दोनों बिट सेम है तो रिजल्ट बिट हमारा 0 आती है। अब अगर हम फिर से ये लगाएं कि इन दोनों का हम बिटवाइज एक्सऑर करना चाहते हैं, बताइए आंसर आएगा। तो पहले 4 5 का एक्सऑर करो। 0 0 1। 0 0 1 किसका हो गया? 1 का ना। 0 0 1 मतलब बिट बाई में अगर शुरू में 0 लगा दी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया 1। अब जरा 5 और 6 का करो। 0 1 1 किसका हो गया? 3। ठीक है, बिट वाइज एक्सऑर। अब एक और आता है हमारा बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। अब ये क्या है इसको इसका सिंबल होता है लेफ्ट हैंड साइड पर 2 एरो, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना। तो लेफ्ट एरो है ना, 2 लेस देन सिंबल, इसे बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं। तो इसकी कोई ट्रुथ टेबल नहीं। तो मैं लिखा मान लीजिए 5, या चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया 7 8, नहीं 6 तक लिखा हुआ है मान लो। 6 लेफ्ट शिफ्ट
तो इसका मतलब यह है जो फर्स्ट ऑपरेंड है इसका लिखेंगे बाइनरी 1 0 1 1, ये हो गया 6। ये कह रहा है 6 की हर बिट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। कितना? एक एक पोजीशन लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करो। इसका मतलब इस 0 को इधर ले आओ, 1 को इधर ले आओ, फिर ये वाला 1 इधर ले आओ। अब यहां पर खाली जगह बच गई, इस 0 के नीचे एक नया बिट 0 यहां पर ऐड। अब जो रिजल्ट बना वो क्या बना? 1 1 0 0। तो 1 1 0 0 हमारा किस नंबर का बाइनरी है? पता नहीं सर, लिखा ही नहीं आगे, तो देख लेते हैं जिसका भी होगा। 12 का। अब इसी तरह से बताओ 3 लेफ्ट शिफ्ट 1 अगर मैं लिखूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 3 का बाइनरी उठाओ, ये ले लिया 1 1, इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दो, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, और यहाँ पर 0 करना, इंसर्ट 0 ही है। 1 1 0, तो 1 1 0 किसका निकला? 6। तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? अब अगर मैं आपसे कहूं इस बार बाई 2 पोजीशन शिफ्ट करते, कैसे करोगे? देखो 3 ये था, 3 का एक बिट शिफ्ट हो चुका, अब इसका एक और कर दो, क्या आ जाएगा? ये 1 1 0 0, 2 बिट हो गया, यानी यहां से यहां तक 2 बिट हो गया हमारा, पूरा 2 पोजीशन शिफ्ट हो गया हमारा। तो अब ये किसका आएगा? 12 का आएगा, देख लो। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर यहाँ पर मैं 3 कर दूं तो ऐसे तो टाइम बहुत लगेगा। तो अब एक ट्रिक, एक बिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होने पर हमारा नंबर डबल हो जाता है। फिर जैसे 3 को अगर मैं एक बिट शिफ्ट करूंगा तो 3 का डबल क्या हो गया? 6, देखा हमने यहाँ पर। फिर जो 6 आया उसको फिर एक बिट शिफ्ट करो, तो 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 बिट शिफ्ट हो गई हमारी। अब 6 का डबल हो जाएगा, अगली बार कितना हो जाएगा? 12। अब आपने क्या बोला कि इसको 3 बिट शिफ्ट करना है, यानी कि 12 को फिर एक एक बिट शिफ्ट कर दो। अब इस बार कितना आ जाएगा? तो इस ट्रिक का यूज करके आप इसका आंसर दो, 5 लेफ्ट शिफ्ट 4। 5 को एक बिट करेंगे तो 10, फिर 10 का एक बार और करेंगे 20, 20 का फिर एक बार करेंगे 40, 40 के बार करेंगे 80। अब नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 4 बार करना पाओगे, तो हर बार एक बिट शिफ्ट होने पर नंबर डबल हो जाता है। ठीक है, तो इस लॉजिक के थ्रू हम रिकर्सिवली मल्टीप्लाई बाई 2 को समझ सकते हैं। तो किसी भी नंबर का हो जाएगा, हमने कहा किसी भी नंबर का कर लो। तो अगर मैं इसका एक जनरल लिख दूं तो ये x लेफ्ट शिफ्ट y, तो x 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट होने पर डबल हो जाता है। तो x को y टाइम्स शिफ्ट करना है, तो y क्या हो गया? टाइम। x क्या है? जिसके बाइनरी को शिफ्ट होना है, कितना शिफ्ट होना है वो y बताएगा। तो x पहला वाला हमने x मान लिया, दूसरा वाला हमने y मान। ठीक है, अब आपसे कहा जाए एक और है राइट शिफ्ट।
हाँ भाई, अब बताओ, अगर सिक्स, सिक्स का बाइनरी क्या होता है? सिक्स का बाइनरी क्या होता है? 1 1 0। एक एक बिट को राइट की तरफ शिफ्ट करना है, तो ये 1 इधर आ गया, ये वाला 1 इधर आ गया, और ये जीरो आउट हो जाएगा, ये फ्रेम में नहीं रहेगा, बाहर हो गया। और यहाँ पर जो खाली जगह बची, यहाँ जीरो लगा दो। तो शुरू में जीरो लगाने से फर्क पड़ता ही नहीं है, प्रीफिक्स में अगर जीरो लगाते चले जाए बिट पैटर्न में फर्क नहीं पड़ता। तो सिक्स का ये बन गया 0 1 1। अब 0 1 1 किसका होता है? अब अगर मैं इस पर फिर से एक बिट शिफ्ट कर दूं, तो अब क्या होगा? ये वाला जीरो इधर आ गया, ये वाला 1 इधर आ गया, ये 1 बाहर हो जाएगा, यहाँ पर जीरो लगा दो, 0 0 1, क्या रह गया अब ये? 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3। इसका आंसर क्या आएगा? सर इसकी ट्रिक नहीं बनेगी, हम तो सोच रहे थे नंबर हाफ हो जाता है। नंबर हाफ, 6 का तो हाफ हो गया 3, 3 का हाफ हम तो 1.5 सोच रहे थे, तो 1 हो गया। तो ट्रिक है, अभी भी है ना, ट्रिक है कि आप का जो नंबर है वो, एक तो पढ़ाया था मैंने आपको ट्रू डिवीजन, एक पढ़ाया था मैंने फ्लोर डिवीजन। तो ये फ्लोर डिवीजन यूज करता है इंटरनल, तो नंबर फ्लोर डिवाइड बाई 2 हो जाता है एक बिट शिफ्ट होने। तो कोई भी राइट शिफ्ट में अगर हम ट्रिक यूज करना चाहते हैं, तो ट्रिक क्या होगी? हमारा नंबर एक बिट राइट की तरफ शिफ्ट होने पर फ्लोर डिवाइड बाई 2 हो जाता है। तो उस ट्रिक का यूज करके अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? पहले 30 का फ्लोर डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना आएगा? 15। ठीक है, एक बिट शिफ्ट होने में। अब फिर दूसरी बिट शिफ्ट करेंगे, तो 15 को फ्लोर डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना आएगा? 7। फिर 7 का फ्लोर डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना आएगा? 3। और 3 का फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 4 बार हो गया, हमने कहा बस 4 ही बिट करना था। तो 30 का राइट बिट 4 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। और सर अगर मैं 6 कर दूं तो मैं तो फंस जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब 1 का फ्लोर डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना आएगा? 0.5। अब 0.5 को छोड़ देगा, जीरो ले लेगा वो। फिर 0 का डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना आएगा? अब जीरो आता रहेगा, आगे कितना ही कर लो। ये दो ऑपरेटर हम अपनी डेली प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, किस पर्पस के लिए वो देखना। मैंने लिखा, मेरे पास कोई नंबर है, मान लीजिए 5, मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 से, ये लो। अब जो रिजल्ट आया, मुझे इसकी फिर मल्टीप्लाई करनी है 2 से। ऐसा रिकर्सिवली मुझे कई बार करना है। 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, दूनी 80, 160, 320। अब जो भी आएगा अपना करते रहना, 2560 आ जाए। अगर मैं आपसे कहूँ यही करना है अगर, तो देखो कम लिखकर भी कर सकते हैं। 5 लेफ्ट शिफ्ट कितनी बार करा हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 5 लेफ्ट शिफ्ट 9, क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट में भी तो नंबर मल्टीप्लाई 2 होता है हर बार। अब देखो इसको लिखने में मुझे टाइम बहुत लगा, इसको लिखने में टाइम बहुत कम लगा मुझे। एफिशिएंसी वाइज ये ऑपरेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा, सीपीयू को इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इस ऑपरेशन करने में कम टाइम लगेगा। कोई ट्रिक नहीं है इसकी, फिर आपको नॉर्मल अप्रोच से ही करना हो। तो ये ट्रिक बहुत स्पेसिफिक है, हर किसी को जरूरी नहीं है इसकी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, लेकिन जिसको पड़ जाएगी उसको फायदा मिल जाएगा। क्या है? मल्टीप्लाई बाई
2 के लिए, 3 4 5 किसी के लिए कोई तरीका नहीं है, मैनुअल अप्रोच हर किसी के लिए काम करेगी। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास कोई नंबर है, मुझे उसको फ्लोर डिवाइड बाई 2 करना है 50, फिर जो रिजल्ट आया फिर उसको फ्लोर डिवाइड बाई 2 करना है 25, फिर करना है 12, फिर करना है 6, फिर करना है 3। अब इसी काम को आप फास्टेस्ट मैनर में करना चाहते हैं, 100 राइट शिफ्ट 1 2 3 4 5, तो राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट तो हम भी अपनी डे टू डे प्रोग्रामिंग में अगर ऐसी कभी जरूरत पड़ती है रिकर्सिवली बार बार मल्टीप्लाई बाई 2 की, या रिकर्सिवली डिवाइड बाई 2 फ्लोर वाला, तो हम लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट को याद कर सकते हैं। लेकिन ये इतना स्पेसिफिक है कि शायद हम इसका यूज कर ही नहीं पाएंगे आगे, बहुत स्पेसिफिक हो गए ये तो, है ना। तो इस तरह से ये हमारे बिट वाइज जो ऑपरेटर्स हैं इनका कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो देखने में तो सेम है लेकिन उनके मीनिंग कई सारे हैं। एक, अगर मैं आपसे कहूं 10 माइनस 5, बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? पर 5 आएगा, इसमें कौन से रॉकेट साइंस है, कहा 5 ही आएगा। अच्छा अगर मैं लिख दूं 10, अब मैंने ये नहीं बताया कि 5 को किस में से माइनस करना है, तो एरर आएगी। ये तो बताओ किस में से माइनस करोगे 5, नहीं बता रहे तो बताइए, एरर आएगी या चलेगा? चला दोगे? चला देंगे, क्योंकि इस बार जो माइनस सिंबल है ये सब्ट्रैक्शन वाला काम नहीं कर रहा है, इस बार माइनस सिंबल साइन वाला काम करता है। यानी कि जो माइनस सिंबल है ये दो ऑपरेटर की तरह यूज होता है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी और साइन ऑपरेटर के लिए भी। तो साइन ऑपरेटर क्या होता है? यही होता है, जब किसी भी नंबर का हम साइन बताते हैं तो उसके प्रीफिक्स में प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, तो उस समय वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला काम नहीं करता। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं प्रिंट +5 तो भी ठीक है, लेकिन साइन माइनस प्लस ही तो होता है। अब आप बोलोगे नहीं मैं तो ऐसे लिख दूंगा यहाँ पर ×5, तो क्या कोई साइन होता मल्टीप्लाई ऐसे? एरर आ गई, एरर ही नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हर साइन का यूज नहीं कर सकते, साइन दो ही है, माइनस और प्लस, इसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, अब अगर आप में से किसी ने पहले C++, जावा, इनमें से कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी तो एक ऑपरेटर पढ़ा होगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस। ये क्या करता था? हमारी वेरिएबल की वैल्यू को +1 करके वापस से उसी में स्टोर कर देता था, यानी कि ए की वैल्यू अब 5 से क्या बना देता था? ये 6। सी में सही है, जावा में सही है, .NET में सही है, पाइथन में एरर आ जाती है। पाइथन में इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं होता और ना ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पाइथन में नहीं चलते हैं। तो सर पाइथन में अगर मुझे वैल्यू +1 करनी हो तो कैसे करेंगे? कंपाउंड असाइनमेंट, +=1, ये भी तो यही काम करेगा। ठीक है, जो कंपाउंड असाइनमेंट पढ़ा था, तो इस तरह से पाइथन के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं होता। तो मैं कहीं लिख देता हूँ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्प करेगा जो उन्होंने पहले कभी कोई कोडिंग पढ़ी है। जो सिर्फ पहली बार पाइथन पढ़ रहे हैं उनको मतलब ही नहीं ये क्या हम लिख रहे हैं, क्योंकि वो इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो पाइथन डज नॉट सपोर्ट इंक्रीमेंट और
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, स्लैश की जगह में ना और लगे ऐसे, या एंड आता, प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर सपोर्ट नहीं। अब कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनको अभी हम नहीं पढ़ पाएंगे, जैसे एक है मेंबरशिप ऑपरेटर, ये इन से दिखाया जाता है ना। एक होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये इज से दिखाया जाता है। इसी तरह से हमारे पास एक है टर्नरी ऑपरेटर, जो इफ और एल से दिखाया जाता है। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो पाइथन में होते जरूर हैं, लेकिन हम इनका यूज अभी इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जिस टॉपिक में आते हैं अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे। टर्नरी ऑपरेटर पढ़ने के लिए आपको इफ एल्स आना चाहिए, हमने अभी पढ़ा नहीं है तो हम अभी तो नहीं पढ़ सकते। मेंबरशिप आइडेंटिटी ऑपरेटर के लिए एटलीस्ट स्प्रिंग तक आपको पहुंचना चाहिए, अभी हम स्प्रिंग हैंडलिंग तक नहीं पहुंचे। अभी के लिए हम इनको नहीं पढ़ेंगे, जब वो दिन आएगा तब पढ़ेंगे। अब मैंने आपको जो असाइनमेंट दिए थे, अगर हम उसको देखें, अब तक जितने लोगों ने बनाने होंगे वो बना चुके होंगे, और जिनसे अभी भी नहीं बने हैं मतलब कहीं दिक्कत है अभी उनको, है ना? क्योंकि काफी टाइम हो गया अब तो दिए होंगे। अभी तक मुझे 23 लोगों ने बनाकर दे दिए हैं, 43 लोग हैं हमारे बैच में, उसमें से 23 ने बना दिए हैं, 20 लोगों ने भी नहीं बनाया। ठीक है, अब क्या असाइनमेंट था वो ये, और मैंने आपको जब असाइनमेंट दिया था तो उस दिन ये भी कहा था कि कोई ऐसा तरीका बताना मुझे जिससे मैं सबके चेक कर पाऊँ, क्योंकि अभी अगर मैं एक एक करके ये बताऊं कितने लोगों ने सबमिट कर दिए, ये बता पाना तो आसान है। जिन लोगों के नाम यहाँ दिख रहे हैं उन्होंने सबमिट कर दी, लेकिन अब आप ये कहो सर सबके एक एक करके ओपन करके चेक करके देखो सही कितना हो गया गलत कितना हो गया, तो ये थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होगा मेरे लिए। तो उसका एक सॉल्यूशन मैंने क्या निकाला है कि जो असाइनमेंट मैंने आपको दिए हैं, ये असाइनमेंट के सॉल्यूशन मैं क्लास में डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि जिन लोगों ने बनाए हैं उनके चेक हो जाएंगे कि उन्होंने सही बनाए थे कि नहीं बनाए थे। मतलब मैं चेक नहीं करूंगा, आप खुद ही चेक करेंगे अपने आंसर। मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर क्या हैं वो बता देता हूँ, फिर आप देख लेना कि आपने भी ऐसे बनाए थे सही है, आपने ऐसे नहीं बनाए थे लेकिन आउटपुट वही आ रहा है तो भी सही, और जिनसे नहीं बन पाए थे वो भी सीख लेंगे कि कैसे बनाए जाते हैं। तो ये सबसे फास्टेस्ट वे हो सकता है सब लोगों के असाइनमेंट एक साथ चेक करने में। आप बाकी अपने आप देखते रहो कि आपका सही हो रहा है कि गलत हो। ठीक है, अब जैसा पहला क्वेश्चन था, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग स्ट्रिंग इन ए स्पेसिफिक फॉर्मेट, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट लिखा और इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना। तो मुझे जो सबसे आसान तरीका लगा वो ये कि मैं इस स्ट्रिंग को यहाँ से कॉपी करूँ, और अब जब पाइथन में ये आएगी तो मल्टीलाइन स्ट्रिंग बनेगी, मल्टीलाइन स्ट्रिंग के नोटेशन में जाके इसको पेस्ट करूँ, इसको रन करा दूँ, ये पहला क्वेश्चन बन जा रहा है। अब बहुत से लोगों ने एक लाइन लिखी होगी, स्लैश एन लगाया होगा, स्लैश टी लगाया होगा, गलत नहीं है। मैंने क्या बोला कि जो मैं चेक कर रहा हूँ इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई दूसरा तरीका यूज करा हो, अगर आउटपुट सेम आ रहा है तो वो तरीका सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है हमें ये आंसर चाहिए, तो हमने जो सबसे आसान तरीका लगा वो हमने यूज कर लिया।
दूसरा देखो, दूसरा है WAP मतलब राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नेम्स ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। आपको अपने 5 दोस्तों के नाम प्रिंट करने हैं, ईच इन न्यू लाइन। हर नाम जो आना चाहिए आउटपुट में वो न्यू लाइन पर आना चाहिए। आपको एक ही प्रिंट यूज करना है और एक ही स्ट्रिंग यूज करनी है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमसे कहा गया आपको एक ही प्रिंट यूज करना है, एक ही स्ट्रिंग यूज करनी है और 5 दोस्तों के नाम प्रिंट करने हैं, सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू, बिट्टू। अब सर ये तो एक साथ आ गए, क्या लगा दो बीच में, न्यू लाइन पर आ गया। आगे का न्यू लाइन पर आ गया मोनू, उसके बाद फिर से न्यू लाइन चाहिए, लगा दो स्लैश एन। ऐसे करके एक तरीका ये सर, इसमें भी मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज की जा सकती है। इस काम को भी आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग से आसानी से कर सकते थे। ठीक है, तो आप एक ही काम को कई तरीके से कर सकते हैं ना। जैसे अब यही प्रोग्राम है, अब इसको मैं फिर से करके दिखाऊं आपको। तो मैं लिखा प्रिंट मल्टी लाइन स्ट्रिंग मोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू, बिट्टू, और ये खत्म कर दो। ये भी सही है। तो जो आपको तरीका लगता है सही वो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सिर्फ इतना है कि आपको एक ही स्ट्रिंग रखनी है, एक स्ट्रिंग है और एक ही प्रिंट यूज करना है। ये नहीं कहा था उन्होंने कि स्लैश एन लगाना है कि नहीं लगाना है, कि मल्टीलाइन स्ट्रिंग यूज करनी है, उसके लिए हम फ्री थे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सेम आउटपुट लाना है, लेकिन आपको इंडिपेंडेंट स्ट्रिंग फॉर ईच नेम, यानी कि 5 दोस्तों के नाम है तो 5 अलग अलग स्ट्रिंग में उनको लिखने हैं, एक स्ट्रिंग में नहीं लिखने हैं। अब 5 अलग अलग स्ट्रिंग, एक खत्म हो गई यहाँ पर, कॉमा, ये दूसरी शुरू हो गई, दूसरी यहाँ खत्म हो गई, कॉमा, तीसरी ये शुरू हो गई, ये खत्म हो गई यहाँ पर, चौथी ये यहाँ आ गई। ठीक है, अब जब रन कराएंगे तो सर बाय डिफॉल्ट हमने सीखा है कि एक प्रिंट से मल्टीपल वैल्यू जब प्रिंट होती हैं तो बाय डिफॉल्ट आउटपुट सेपरेटर क्या आता है, स्पेस। बट हमसे कहा गया था आउटपुट में वैल्यू कैसे आनी चाहिए, न्यू लाइन से। तो अगर मैं इनके बीच का सेपरेटर स्लैश एन लगा दूं तो शायद मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। करके देख लेते हैं, यहाँ समझ नहीं लगाते हैं ऐसे, हटा दें अब, ऐसे देख लेते हैं, इसको कोई सिंटेक्स ही नहीं बन रहा। चौथा, चौथा कह रहा है कि यही प्रोग्राम बनाना है, यही प्रोग्राम फिर से बनाना है, लेकिन आपको प्रिंट भी 5 लगाना है। हर स्ट्रिंग अलग प्रिंट से प्रिंट करनी है। आखिरी क्वेश्चन था राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट स्लैश टी स्लैश एन एज इट इज इन द आउटपुट। मतलब अपने मन से कोई भी स्ट्रिंग आप मान लीजिए, जो आपका मन करे वो स्ट्रिंग आप मान लीजिए, जिसमें स्लैश टी और स्लैश एन का यूज होता है, ABC स्लैश टी DEF स्लैश एन GHI। आउटपुट में प्रिंट नहीं होते दोनों, स्लैश टी स्लैश एन।
लेकिन आपको आउटपुट में ये दिखाना है। तो दो तरीके बताए थे, एक तो आप आर प्रीफिक्स लगा सकते हैं रॉ स्ट्रिंग बनाकर, और दूसरा एस्केप करैक्टर हर किसी /t/n के पहले लगा। तो ये जो क्वेश्चन थे ये हमने उनके आंसर भी देख लिए, कैसे इसको हम कर सकते, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह से हम लोग आगे अपना इसी तरह से रखेंगे। मैंने आपको असाइनमेंट दिए, आपको एक टाइम दिया, 3 दिन 4 दिन बहुत है वो टाइम, है ना। और फिर जितने लोगों ने बना लिया अच्छी बात है, उसके बाद क्लास में इसी तरह से सबको डिस्कस कर, ताकि सबको अपने चेक भी हो जाएंगे, और जो नहीं बना पाए थे उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। चलिए फिलहाल आज इतना ही, कल मिलेंगे बात।